हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमारा लास्ट सीरीज चल रहा है वर्कआउट लेवल पे। जब हम डिस्कस कर रहे थे बिगनिंग लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल एंड नाउ अभी ये सुपर एडवांस लेवल। तो वर्कआउट प्लान कैसे करते हैं अलग अलग लेवल पे, उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा था। ओके, तो हमने सारा कवर कर लिया ऑलमोस्ट। ओके, बिगनिंग लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का और एडवांस लेवल तक का हमने एक एक करके चैप्टर क्लियर किया है। ओके, आज हम बात करने वाले हैं सुपर एडवांस लेवल की। ये वर्कआउट शेड्यूल जो है ये स्पेशली प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या पावर लिफ्टर्स, कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, या फिर जो 5 साल 10 साल से जिम में रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब कम से कम 5 साल का जिसका एक्सपीरियंस है, कंटिन्यूस उनका वर्कआउट और न्यूट्रिशन प्रॉपर, इस लेवल पे अगर कोई है तो उनको ये वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। सो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आपने देखा रहेगा 2-2 4-4 घंटा वर्कआउट करते हैं जिम में, लेकिन उनका जो वर्कआउट शेड्यूल आप देखेंगे तो कहीं पे भी प्रॉपरली मैच नहीं होता। कहीं ओवर ट्रेनिंग हो रहा, कहीं डेड ट्रेनिंग हो रहा, कहीं एरोबिक एक्सरसाइज का उन्होंने कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं किया। मतलब अगर एक वीक का वर्कआउट कर रहे हैं वो, तो एक एक बॉडी पार्ट लेंगे, लेकिन उनमें कहीं पे भी आप देखेंगे नहीं कि वो कार्डियो कर रहे हैं। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद 10-15 मिनट कार्डियो करेंगे, लेकिन अगर इतने सुपर एडवांस लेवल पे कोई परफॉर्म कर रहा तो उनका स्टेमिना, एरोबिकली उनका जो है हार्ट रेट, जो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट और जो मैक्सिमम हार्ट रेट है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान कितना वेट लिफ्ट कर पाएगा डिपेंड करता है कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा परफॉर्म करता है, मतलब उनका स्टेमिना कितना अच्छा है, उनकी एरोबिक एक्सरसाइज में कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। तो हम आज जो वर्कआउट का प्लान करेंगे सुपर एडवांस लेवल का, इसमें हमने 1 या 2 एरोबिक एक्सरसाइज को ऐड किया है और किस तरह से प्रोफेशनल लोग को वर्कआउट करना चाहिए, उनका वर्कआउट का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 1 वीक का सुपर एडवांस लेवल की हम बात कर रहे हैं। ओके, एथलीट वगैरह ये सब हो गए। तो अभी इसमें क्या है, 7 दिन का जो वर्कआउट है उसको कैसे स्प्लिट करते हैं, क्योंकि वो एकदम एक्सट्रीम लेवल होता है, वहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान जाता है, मैक्सिमम लिफ्ट कितना कर पाते हैं वही उनका मेन फोकस होता है। ओके, तो हम ऐसा इसको थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे अलग अलग। जो एडवांस लेवल का वर्कआउट है हम उसमें लेग्स को पूरा 1 दिन कवर करते हैं, फिर एक बार बैक बाइसेप्स, फिर चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप और बीच में या तो कोर ट्रेनिंग या तो कार्डियो का ट्रेनिंग होता है। लेकिन जब एडवांस लेवल पे होता है तो वो और भी थोड़ा सा इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो इधर आप देखेंगे जो 7 दिन का शेड्यूल है उसमें पहला दिन जो है और दूसरा दिन, ये 2 दिन लेग्स होएगा इसमें। ओके, लेग्स को भी हम स्प्लिट करेंगे क्योंकि लेग्स के अंदर देखिए क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियल ग्रुप, ये 2 मसल ग्रुप सेम साथ में कंबाइनली काम करते हैं। ओके, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हैमस्ट्रिंग और काफ को हम ऐड करेंगे। तो इसमें देखिए आप क्वाड्रिसेप और ग्लूट्स को हैमस्ट्रिंग मसल जो है हमेशा असिस्ट करता है, लेकिन वो प्राइम मूवर नहीं होता, प्राइमरीली वो काम नहीं करता है। तो इस पे इतना लोड नहीं आएगा, इसका इंगेजमेंट इतना नहीं होगा इस मसल के साथ में, इसलिए हम इसको यहाँ से स्प्लिट करेंगे ताकि जिस दिन आप ये वाला 2 मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं तो बाकी जो बच्चा रहेगा जिसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ डायरेक्टली नहीं हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उसको हम एक स्प्लिट दे सकते हैं, नेक्स्ट डे हम उसका ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके, तो पहले दिन हम करेंगे क्वाड्रिसेप्स, मतलब अपर थाइस और ग्लूट्स, ग्लूटियल ग्रुप जो है पूरा उसका। सेकंड डे रहेगा वो भी लेग्स का वर्कआउट रहेगा, लेकिन उसमें क्या क्या आएगा, हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज होती है, फिर काप, काप में आपका स्टैंडिंग काप हो गया, सीटेड काप हो गया। ओके, अब इसके बाद जो थर्ड डे आएगा उसमें चेस्ट। ओके, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप को भी स्प्लिट करेंगे। तो तीसरे दिन चेस्ट होएगा और चौथे दिन शोल्डर और ट्राइसेप्स होएगा। ओके, तो पहला और दूसरा दिन लेग्स का हो गया, तीसरा और चौथा दिन चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप का हो गया। फिर इसके बाद देखिए 5वां दिन जो है उसमें हमको कोर ट्रेनिंग लेना है, एब्स का वर्कआउट करना है, क्योंकि
एप्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपका कोर मसल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से ट्रेन करेंगे हाई इंटेंसिटी के साथ में, तो जो जितनी भी पावर स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट है, वो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना कोर स्ट्रॉन्ग है उतना ही परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जो सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं एडवांस लेवल पे भी, बिगिनिंग लेवल पे भी, इंटरमीडिएट और सुपर एडवांस लेवल पे कोर मसल को ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है और कार्डियो को भी इग्नोर किया जाता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो 5वां दिन रहेगा उसमें कोर ट्रेनिंग होएगा प्रॉपर 1-1.5 घंटे का जो भी टाइम रहेगा, और 6ठे दिन में हम बैक बाइसेप्स और रियर डेल्टोइड लेंगे शोल्डर का, ओके। और 7वें दिन आपका रेस्ट हो जाएगा। रिपीटिशंस 5 से 10 के बीच में आप चूज कर सकते हैं। समझो 1 महीने का जो साइकिल चला उसमें आपने 5 रिपीटिशन ले लिया, फिर दूसरे महीने में 6-7 ले लिया, ऐसा थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन एवरेज आपका होना चाहिए 5 से 10 के बीच में। मैक्सिमम 10 रिपीटिशन और मिनिमम 5। 2 या 3 महीने में कभी कभार 1 या 2 रैप मैक्स का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या वो लिफ्टिंग का जो प्रैक्टिस होता है जब आप परफॉर्म करते हैं कंपटीशन में, तो वहाँ सिंगल रैप होता है, लेकिन एवरी टाइम एवरी सेशन में हम सिंगल रैप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही इंटेंस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोड आता है। इसलिए हम हर क्लास में हर सेशन में एक रिपीटिशन वाला ट्रेनिंग नहीं करते हैं, ओके। तो इस तरह से ये पूरा स्प्लिट हो गया है। अभी इसमें 2 कार्डियो का सेशन दिया है, लेकिन ये दोनों कार्डियो का क्लास जो है ये एक दिन में ही करना है, ओके। स्प्लिट हो गया है, मतलब अगर आप मॉर्निंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इवनिंग में कार्डियो, और इवनिंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मॉर्निंग में कार्डियो, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम होता है कि वो 2 बार जिम जाएं, ओके। बहुत सारे बॉडी बिल्डर 4-4 घंटा सुबह शाम को करते रहते हैं तो भी उनका कवर नहीं होता, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली ऐसा फॉलो करेंगे तो आप एक ही दिन में ये प्रॉपर सेट जमा सकते हैं, ऐसा कि कौन सा सीक्वेंस में क्या रहेगा। अभी देखिए हमने 2 जो कार्डियो का जो क्लास लिया है वो कहाँ कहाँ लिया है, एक चेस्ट के दिन और एक कोर वाले दिन। अब ये यहीं पे क्यों है, उसका रीजन है कि जब आप लेग्स का पहला दिन में क्वाड्रिसेप और ग्लूट्स करते हैं ये वाला, तो लेग्स पूरा शोर होता है, आप एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा लेग शोर है। सेकंड डे जब हम यहाँ करते हैं तो ये लेग्स का पार्ट बचा हुआ है, ये कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर इससे पहले कार्डियो करेंगे तो फिर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ये भी लेग्स का पार्ट है, काफ मसल जो है रनिंग में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे एरोबिक एक्सरसाइज से। तो ये अगर आप पहले कार्डियो करके फिर काफ करेंगे तो काफ में उतना पाउंडेज लिफ्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने लेग्स का वर्कआउट खत्म कर दिया तो अभी टेंशन नहीं, अभी आप सिर्फ एरोबिक पे फोकस करें, क्योंकि ये जो मेन फोकस था अपना ये पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। इसीलिए हम लेग्स का दोनों दिन का कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे कार्डियो करेंगे, और इस दिन जब कार्डियो कर रहे हैं तो ये ट्रेनिंग भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पुशिंग मसल्स जो है उसका इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं कि आप इसको ट्रेन कर रहे हैं तो इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या इसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि दोनों अलग ही मसल ग्रुप है, ओके। इसीलिए हम चेस्ट वाले दिन अगर आप मॉर्निंग में चेस्ट कर रहे हैं तो शाम को कार्डियो करेंगे, और अगर आप शाम को चेस्ट कर रहे हैं तो मॉर्निंग में कार्डियो करेंगे। ये दोनों ऑपोजिट है, तो कहीं पे भी इनका ओवरलैप नहीं होएगा, ओके। इस तरह से आपको एक कार्डियो वाला दिन यहाँ पे हो गया, 1 घंटे का आपका कार्डियो ट्रेनिंग हो जाएगा शाम को या सुबह, और ये फिर चेस्ट का कंप्लीट वर्कआउट। फिर जो 4th डे आएगा उसमें क्योंकि चेस्ट इस दिन किया तो अभी नेक्स्ट डे हम इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब चेस्ट करते हैं तभी शोल्डर ट्राइसेप काम करता है, और जब आप ये दोनों करते हैं तभी भी चेस्ट काम करता है। तो इसका एक विंडो रहेगा कि जब आप इसको ब्रेक डाउन करें, इसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये कंबाइन एक बार ये फ्री हो जाना चाहिए, दोनों का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, तो फिर पूरा वीक जब आप पूरा साइकिल घुमाएंगे तो कहीं पे भी इनका ओवरलैप नहीं होगा। अगर मैं चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप को यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेस्ट किया है, इसको यहाँ डाल देता हूँ बीच में कोई एक्सरसाइज, तो फिर क्या होगा, एक दिन यहाँ ट्रेनिंग होगा, 2 दिन के बाद फिर से ये इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। इसलिए इसका जो चल रहा है, ब्रेकडाउन चल रहा है, वो कंटिन्यूस खत्म करके दोनों दिन में ये दोनों खत्म हो जाएगा, फिर पूरा वीक जो है इसको रेस्ट मिलेगा। इसलिए हमको ऐसा स्प्लिट करना है। ऐसा नहीं कि चेस्ट के साथ में आपने बाइसेप घुसेड़ दिया और शोल्डर ट्राइसेप के साथ में आपने बैक घुसेड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ज़्यादातर बॉडी बिल्डर लोग का अगर आप फॉलो करते हैं किसी को, तो उनका वर्कआउट शेड्यूल देंगे ना, कंप्लीट मैच मिलेगा आपका, कोई भी चीज़ कहीं पे भी मैच नहीं हो रही है, सब ओवर ट्रेनिंग और डे ट्रेनिंग का इफेक्ट दिखेगा आपको वहाँ पे, ओके। इसलिए उन लोग को 3-3, 4-4, 5-5 घंटा जिम में वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि कवर ही नहीं हो पाता, क्योंकि उनका जो शेड्यूल है वो मैच नहीं होता है, ओके। तो ये आपको समझने में एकदम इजी हो जाएगा कि कौन सा ट्रेनिंग को स्प्लिट करना है,
कंटिन्यूस डे पे करना है या गैप देना है, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ओवर ट्रेनिंग और डे ट्रेनिंग से बचने के लिए और परफॉर्मेंस में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, पिछली ट्रेनिंग का आगे वाले पे इफेक्ट ना हो, आगे वाले का पीछे वाले पे इफेक्ट ना हो, उस तरह से हम इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा प्लान किया है। तो अभी जैसे चेस्ट खत्म हो गया तीसरे दिन, चौथे दिन आपका शोल्डर ट्राइसेप खत्म हो गया, तो पुशिंग वाला कंप्लीट हो गया, पहले आपका लेग्स कंप्लीट हो गया। तो अब जब भी आप आगे का करते जा रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जिसका ओवरलैप हो रहा है। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद में आता है आपका ये कोर ट्रेनिंग। ये 5वें दिन आपको क्या करना है, पूरा एब्स का ट्रेनिंग करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एडवांस लेवल पे एब्स का वर्कआउट कैसे करते हैं, क्या क्या वर्कआउट में रहता है, कौन सा इफेक्टिव एक्सरसाइज करते हैं। इसमें जब भी हम एब्स का वर्कआउट करेंगे तो उसका रिपीटेशन 5 से 10 के बीच में होना चाहिए। इंटेंसिटी इतना हाई इंटेंसिटी होना चाहिए, अगर आप 10 रिपीटेशन ईजी मारे तो आपको इमीडिएटली रिपीटेशन की बजाय इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि कार्डियो ट्रेनिंग भी उतना इंटेंसिटी से हो जितना आपका ट्रेनिंग दूसरा हो रहा है, चाहे चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप का, चाहे बैक बाइसेप का, चाहे लेग्स का। अगर आप स्क्वाट में 2 रिपीटेशन मैक्स वाला करें तो यहाँ पर भी आपका एब्स में भी 2 रिपीटेशन मैक्स वाला ट्रेनिंग होना चाहिए। आप हैंगिंग क्रंचेज कर रहे हैं, 5 रिपीटेशन जा रहा, 10 जा रहा, तो और पास में वेट लेके कैसे भी करके उसका इंटेंसिटी बढ़ाएंगे थेराबैंड के थ्रू या कुछ भी, लेकिन आपका इंटेंसिटी उस लेवल का होना चाहिए कोर ट्रेनिंग। क्योंकि सारे मसल सेम होते हैं, हमारी बॉडी में सारे मसल सेम होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर सेम होता है, उनका फंक्शनिंग सेम होता है, तो फिर ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए कि ये मसल को आपने इतने सारे रिपीटेशन के साथ किया और इसको 2 रिपीटेशन मैक्स के साथ कर रहे हैं जबकि आपका वर्कआउट का लेवल सेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो 5वें दिन क्या हो जाएगा, अपना कोर ट्रेनिंग हो जाएगा। फिर इसमें कार्डियो ऐड किया, तो अभी देखो कार्डियो यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट और शोल्डर ट्राइसेप हो गया तो इसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी लोअर बॉडी का नहीं था कि आपको कार्डियो में कॉम्प्रोमाइज होगा। और कोर ट्रेनिंग करने के बाद में अगर मैं समझो एब्स की एक्सरसाइज को मैं यहाँ रखता हूँ और बैक को यहाँ रखता हूँ, तो क्या होएगा, ये एब्स यहाँ है, तो यहाँ के बाद में जब अगला टर्न आएगा लेग्स का, तो अगर आप कोर मसल इतना श्योर रहेगा तो लेग्स वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, राइट। इसलिए इसको और थोड़ा पीछे दिया ताकि अभी क्या आपको 2 दिन पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पे जो हम बैक बाइसेप कर रहे हैं इसमें कहीं पे भी लोअर बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि बैक बाइसेप में जो डेडलिफ्ट होता है उसको हमने लेग्स में डाला है, क्योंकि वो लेग्स का पार्ट है। तो अगर आप डेडलिफ्ट को लेग्स के दिन ट्रेन करेंगे तो सेम मसल काम कर रहा है, तो यहाँ बैक बाइसेप में से लेग्स हटा दिया, अब ये क्या हो गया, अपर बॉडी का पुलिंग वाला मूवमेंट हो रहा है, आर्म्स हो रहा है, तो ये फिर आपको लेग्स के वर्कआउट में जब वापस साइकिल घूम के आएगा तो लेग्स के वर्कआउट में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा, राइट। इसलिए हमने बैक बाइसेप को लास्ट में दिया है और कोर मसल को यहाँ, क्योंकि कोर मसल जो है वो आपके लेग्स के वर्कआउट को अफेक्ट कर सकता है। ओके, इसलिए और देखो अभी कोर मसल से ना तो ये डिस्टर्ब हो रहा है एक्सरसाइज, ना ये डिस्टर्ब हो रहा, दोनों में से कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, और ना ही दोनों की वजह से ये यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, राइट। इसलिए ये ऐसा जो सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस है, हर एक शेड्यूलिंग के पीछे, हर एक डे का जो कस्टमाइज स्प्लिट किया हमने उसके पीछे रीजन है कि ये यहीं पे क्यों आ रहा है, यहीं पे क्यों नहीं आ रहा, इसके साथ इसका ही कॉम्बिनेशन क्यों है, हर एक के पीछे एक रीजन है कि यहाँ पे ये क्यों है। और आप अच्छी तरह से एकदम समझ गए हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ये आपका लेग्स खत्म हो गया, फिर आपने लेग्स को 2 पार्ट में किया, ओके, उसके बाद में आपने चेस्ट किया, तो चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप जब 2 दिन आप खत्म करें तो उसके बीच में कार्डियो ले लिया, फिर कोर ट्रेनिंग ले लिया तो उसके साथ में कार्डियो ले लिया। और फिर जब आप कोर ट्रेनिंग करते हैं, एरोबिक रनिंग वगैरह करते हैं, तो रनिंग का और कोर ट्रेनिंग का भी एक कॉम्बिनेशन होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में असिस्ट करते हैं, इनडायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए दोनों साथ में हो जाएगा, राइट। तो फिर इसको भी रेस्ट मिल जाएगा, फिर आप बैक बाइसेप किया, फिर रेस्ट किया। तो यहाँ तक आपको ये पूरा कहानी समझ में आ गया है कि जब सुपर एडवांस लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स लोग या कोई भी कॉम्पिटिटर वाले जिसको या फिर जिसको 5-10 साल का एक्सपीरियंस है जिम का, वो लोग अगर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करते हैं तो कैसा करना चाहिए उनको। आप देखेंगे वो 15-15, 20-20 दिन, एक महीने तक उनका एरोबिक एक्सरसाइज नहीं होता। जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं जो इस लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं, उनका कोई भी एक महीने तक वो एरोबिक एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देंगे, एब्स की एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देंगे, हर एक बॉडी पार्ट को सिंगल लेंगे। एक दिन वो चेस्ट करें, एक दिन शोल्डर करें, एक दिन ट्राइसेप करें, एक दिन सिर्फ बाइसेप करें। आप सोचिए अगर एक बॉडी पार्ट लेते तो आपको पूरा 1 महीना जाएगा साइकिल घुमाने में,
क्योंकि इतना बॉडी पार्ट को अलग अलग करेंगे तो 1 महीना जाएगा ही। 1 महीने में अगर वो फिर से कहीं दूसरा बॉडी पार्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो फिर ओवर ट्रेनिंग हो रहा। अगर मैं एक दिन शोल्डर कर रहा हूँ, एक दिन ट्राइसेप कर रहा हूँ और एक दिन चेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैं दूसरी एक्सरसाइज में जब भी करूँगा तो वो कहीं ना कहीं तो इनडायरेक्टली वो उसका अफेक्ट होएगा। शोल्डर जब आप कर रहे हैं तो आपका चेस्ट काम कर रहा है, ट्राइसेप काम कर रहा है, जब ट्राइसेप काम कर रहा है, जब ट्राइसेप का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका चेस्ट काम कर रहा है। ऐसा करके पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो जो मसल पहले से ट्रेन किया, जिसमें भी हाइपरट्रोफी हुआ, माइक्रो ट्रॉमा हुआ है, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है। ओके, इसलिए आपको ये प्रॉपर शेड्यूल ट्राई करना है। अगर आप पहले से ऐसा वर्कआउट कोई फॉलो कर रहे हैं तो आप एक बार कंपेयर करके देखिए, 2 या 3 महीना इसको फॉलो करके देखिए, फिर आप देखिए कि आपके रिजल्ट में कितना डिफरेंस आता है। हर चीज़ को नोट डाउन करिए, अपना जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें हर चीज़ को मेंशन करिए, ताकि आप ट्रैक कर पाएंगे कि एक्चुअल में कौन सा वाला ट्रेनिंग सही है। ओके, तो ये तो अपना हो गया शेड्यूलिंग का कि ऐसे ऐसे हर डे का कैसा फिक्स करेंगे। फिर जब आप आगे आएंगे तो देखते हैं कि एक्सरसाइज कौन सा रहेगा, कितनी सारी एक्सरसाइज लेनी है सुपर एडवांस लेवल पे। ओके, तो एक्सरसाइज सुपर एडवांस लेवल का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर की एक्सरसाइज करें, उसमें भी आपको एक्सरसाइज प्रॉपर पिक करना है कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो अभी हम ये पहला दिन वाला जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको सिर्फ ग्लूटियल ग्रुप ओके और क्वाड्रिसेप को टारगेट करने वाले एक्सरसाइज लेनी है। जो आपके अपर थाइज और ग्लूट्स को टारगेट करता है वही सारे एक्सरसाइज लेनी है। हमको यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज नहीं लेनी चाहिए, लेग कर्ल वगैरह या काप नहीं लेना है। तो क्योंकि हमारा पहला दिन है तो हम दोनों का ही मसल का टारगेट करेंगे। फिर ये सेकंड डे पर रहेगा आपका लेग कर्ल वगैरह। और ये तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम जो एक्सरसाइज लेने वाले हैं उसमें सबसे पहला एक्सरसाइज है स्क्वाट। ओके, स्क्वाट के बाद में है डेड लिफ्ट, क्योंकि दोनों में सेम मसल काम करता है। डेड लिफ्ट के बाद में करेंगे हम लोग लंजेज या स्टेप अप या लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, किक बैक, एडक्शन, एबडक्शन, हिप थ्रस्ट और गुड मॉर्निंग वगैरह। तो ये जितनी भी 10 एक्सरसाइज है इसमें भी हमको सेलेक्ट करना है और 10 ही एक्सरसाइज के जितने सारे वेरिएशन है उसमें कौन सा वेरिएशन अच्छा है वो भी हमको देखना है। ओके, तो अभी चलिए हम इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्क्वाट। ओके, पहले भी हमने ये सारी वेरिएशंस जो है ना हर एक चैप्टर में हमने मेंशन किए हैं कि इतने सारे वेरिएशंस है, लेकिन उनमें से कौन सा एक्सरसाइज है। और हर क्लास में हम ये रिपीट क्यों करें, क्योंकि इससे हमको पता चलेगा, याद हो जाएगा कि हाँ इतने सारे वेरिएशंस होते हैं लेकिन ये बाकी वेरिएशंस इतने इफेक्टिव नहीं है। कुछ कुछ ही एक्सरसाइज जो सबसे बेस्ट है, तो एक तरह का रिवीजन भी है। इसलिए मैंने सारा हर एक लेक्चर में ये मेंशन किया कि स्क्वाट है तो उसमें कितने टाइप के स्क्वाट होते हैं और कौन सा अच्छा वाला है। फिर हर एक एक्सरसाइज में ऐसा हमने वेरिएशंस लिया। रिपीटेशन से थोड़ा आपको हैबिट हो जाएगा कि इतने सारे वेरिएशंस होते हैं लेकिन इफेक्टिव कौन सा है। ओके, तो चलिए अभी हम शुरू करेंगे स्क्वाट से। अभी स्क्वाट में देखिए कितने टाइप के स्क्वाट हैं। ओके, ये हो गया आपका फ्रंट स्क्वाट, आगे लेके करते हैं बारबेल है इसके साथ में। फिर सेकंड हो गया बैक स्क्वाट, पीछे बारबेल। सुमो स्क्वाट, स्टांस वाइड। ओके, ओवरहेड स्क्वाट, वो हाथ को ऐसे बारबेल को ऊपर लेंगे या डंबल को ऊपर लेंगे, ओवरहेड स्क्वाट। ओके, और फिर है पिस्टल स्क्वाट, एक लेग को हवा में रख के ऐसा बैठ के करते हैं। ओके, हाफ स्क्वाट, आधा स्क्वाट। कुछ लोग हाफ 90 डिग्री तक का ही एक्सरसाइज करते हैं स्क्वाट में, उनको लगता है कि फुल रेंज में नहीं बैठना चाहिए। 90 डिग्री का माइनस पॉइंट क्या है ये हम समझेंगे इसके बाद में, उसका रीजन क्या है। फिर है आइसोमेट्रिक स्क्वाट, जिसमें आपको 90 स्क्वाट की पोजीशन में होल्ड करके रखना है, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा आपका, इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट नहीं होगा, मसल का लेंथ नहीं चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको होल्ड करके रखना, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। गॉबलेट स्क्वाट, जिसमें आपको वेट आगे पकड़ के रखना, डंबल या केटल बेल या प्लेट कुछ भी आगे होल्ड करके रखते हैं पास में, उसको गॉबलेट बोलते हैं। जंपिंग स्क्वाट, ये एक फंक्शनल ट्रेनिंग का पार्ट है। जंपिंग स्क्वाट ये अपना एडवांस लेवल का वर्कआउट में नहीं आता है। ओके, फिर देखिए बॉक्स स्क्वाट हो गया, चेन स्क्वाट स्विस बॉल पे करते हैं, लेटरल स्क्वाट साइड वाला स्क्वाट, लैंड माइन स्क्वाट टी बार के साथ में, सीसी स्क्वाट वो जिसमें घुटना हो एकदम, ये सबसे डेंजरस स्क्वाट लगता है ये, इसमें आपके घुटने के पटेला के उखड़ने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं, या तो आपका सिन बोन के टूटने के चांसेज हैं। आपने वीडियो देखे रहेंगे बहुत सारे इंटरनेट में। ये डेंजरस क्यों है उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए बासु बॉल रहता है उस पर स्क्वाट, हैक मशीन पे, ठीक है, स्मिथ मशीन पर स्क्वाट, TRX स्क्वाट, रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू बॉटम पोज नीचे जाके होल्ड करते हैं 30 सेकंड वो वाला, ठीक है। और ये एक जर्चर स्क्वाट है। ओके, ये भी एकदम बकवास है, क्यों है उस पर भी हम बात करने वाले हैं, जो बहुत पॉपुलर फैंसी स्क्वाट है। ओके, अब देखिए सबसे पहले फ्रंट स्क्वाट।
फ्रंट स्क्वाट और बैक स्क्वाट ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वाट होता है। ये दोनों का अपना अपना प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है। ओके, फ्रंट स्क्वाट बैक स्क्वाट से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि फ्रंट स्क्वाट के अंदर 3 एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं। एक तो ये है कि जब भी आप फ्रंट स्क्वाट करते हैं तो हमको ये आपके ब्रेन को ये सीखने को मिलता है कि आगे की तरफ वेट पकड़ के कैसे हमको बैलेंस करना है, आगे होल्ड अपना जो बेस ऑफ सपोर्ट है, जिस बॉक्स में हम खड़े हैं उस बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर कोई वेट है तो कैसे बैलेंस करते हैं। जब हम पीछे की तरफ स्क्वाट के लिए वेट लेते हैं तो बॉडी थोड़ा टिल्ट होता है, तो ये सारा वेट एक सेंटर में आ जाता है। लेकिन जब हम फ्रंट स्क्वाट करते हैं तो वेट आगे की तरफ झुकता है, तो लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो ये फ्रंट स्क्वाट ये सिखाएगा कि आप आगे की तरफ वेट कैसे होल्ड कर सकते हैं। ओके, और ये उनके लिए, फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में लास्ट का जो ट्रिमेस्टर होता है उसमें क्या होता है, आगे की तरफ बेली का बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो ज़्यादातर फीमेल्स को जो वर्कआउट में डोमिनेंट नहीं है उनको वो लोअर बैक का बहुत कंप्लेन होता है, पेन का, रेगुलर पेन रहेगा उसमें, क्योंकि आगे की तरफ इतना वेट है और उनका लोअर मसल इतना स्ट्रांग नहीं है कि इतना वेट को होल्ड कर पाए पूरे दिन भर चलने फिरने में। तो सबसे पहला बेनिफिट है ये वुमन के लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके, अगर उनका रेगुलर फ्रंट स्क्वाट करेंगे तो उनका लोअर बैक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जब भी उनको प्रेगनेंसी वाला पीरियड आएगा तो ये फेस नहीं करना पड़ेगा प्रॉब्लम। दूसरा है ये आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा स्टिफनेस है तो भी आप इससे ज़्यादा रेंज में बैठ सकते हैं नीचे की तरफ बैक स्क्वाट के कंपैरिजन में, क्योंकि जब हम बैक स्क्वाट पे वेट लेके ऐसा वाला शोल्डर पे बैठते तो बॉडी आगे की तरफ टिल्टेड रहता, तो ये पिछला चेन ज़्यादा खींचता है, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू वाले जो चेन है ये ज़्यादा खींचता है। तो जिनका बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है उनके लिए बैक स्क्वाट ईजी है फुल बॉटम बैठने के लिए, लेकिन जिसकी बॉडी ज़्यादा स्टिफ है, उनका स्ट्रेचिंग अच्छा नहीं हो रहा, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपका हिप जॉइंट हैमस्ट्रिंग टाइट है, आपका ये अपना नीचे वाला एंकल जॉइंट में जो टेंडेंस है ये एकदम टाइट है, लोअर बैक टाइट है, तो फिर उनके लिए फुल रेंज में बैठना मुश्किल है। तो जब वो फ्रंट स्क्वाट करेंगे तो फ्रंट स्क्वाट में क्या था, बॉडी पीछे हो जाता थोड़ा, तो ये पूरा चेन थोड़ा खुल जाता है, इसलिए आप पूरा और ज़्यादा रेंज में बैठ सकते हैं। तो कुछ लोग हील के नीचे पैड भी लगाते हैं। ओके, पैड लगाने से कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक तरह का वेरिएशन है, लेकिन वो वेरिएशन नहीं है। वो जैसे आपका हील उठेगा तो ऊपर से थोड़ा सा वो चेन खुल जाएगा, तो आप थोड़ा और नीचे बैठ सकते हैं। ओके, तो ये फ्रंट स्क्वाट भी वैसा ही आपका रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा देता है। ओके, तीसरा है ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है। कोई भी कंपटीशन पार्टिसिपेट करा या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में है तो उसमें क्या ज़्यादातर जो मूवमेंट होता है लिफ्टिंग का वो फ्रंट स्क्वाट की मिमिक्री होती है, बैक स्क्वाट से नहीं होता है। इसलिए ये वाला जो है फ्रंट स्क्वाट, इसके 3 एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं। इसलिए हमको क्या करना है, बैक स्क्वाट तो लेना ही है लेकिन ये भी लेना है। तो बैक स्क्वाट क्यों लेना है, क्योंकि बैक स्क्वाट प्रॉपर स्क्वाट है और पीछे वेट रहता है, यहाँ पे वेट का प्लेसमेंट अच्छा होता है और मैक्सिमम वेट हम लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहला चॉइस क्या होना चाहिए, ये। सेकंड चॉइस फ्रंट स्क्वाट। ओके, सुमो स्क्वाट क्यों नहीं करना है, क्योंकि सुमो स्क्वाट में स्टांस वाइड रहता है और रेंज 50%, आधा रेंज जाता है। तो एक तो रेंज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऊपर से आपके स्पाइन पे इतना लोड नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप ये वाला स्क्वाट करते तो पूरा फुल बॉटम में बैठना पड़ता है और उसमें क्या है, आपका बॉडी एकदम अपराइट रहता है। ओके, तो रेंज कॉम्प्रोमाइज की वजह से आपको सुमो स्क्वाट नहीं करना है। ओवरहेड स्क्वाट ये वाला स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है। जो इंसान स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनकी ये ओवरहेड्स, क्लीन एंड जर्क, स्नैच, इसमें उसका मिमिक्री होता है। तो ये स्पोर्ट्स वाले लोगों के लिए ठीक है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो इसका एक वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। पिस्टल स्क्वाट ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा 100%, क्योंकि पिस्टल स्क्वाट क्या होता है, एक 1 लेग स्क्वाट होता है। तो इसमें क्या होएगा, जब आप बाकी स्क्वाट करते हैं तो आपका ग्लूटियल ग्रुप जो है उसका सिर्फ एक ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है वो काम करता है। ओके, इसमें 3 मसल होते हैं। ओके, 3 मसल का ग्रुप होता है, ये 4 मसल का, इसलिए इसको क्वाड्री बोलते हैं। ग्लूटियल ग्रुप में 3 मसल होता है, उसमें से एक बड़ा मसल होता है, उसका काम है हिप का एक्सटेंशन करना। लेकिन बाकी 2 मसल जो डीप मसल, उनका काम है आपकी हिप को स्टेबल करना। जब आप एक पैर हवा में रखते हैं तो बैलेंस करने के टाइम पे वो एक्टिवेट होता है, और वो कभी होगा जब आप एक लेग हवा में रहेगा। तो पिस्टल स्क्वाट करते तो एक लेग हवा में रहता है, तो उस टाइम पे ये तीनों मसल एक्टिवेट होता है, इसीलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये इंटेंसिटी वाला भी वर्कआउट है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी प्लस बैलेंस करना सिखाता है।
हाफ स्क्वाट नहीं करना है क्योंकि आधी रेंज में जाएगा, रेंज कॉम्प्रोमाइज होगा। जब आप आधी रेंज में करते हैं रेंज कॉम्प्रोमाइज होता है, तो ज़्यादा वेट ले सकते हैं। ज़्यादा वेट लेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू और जॉइंट पे ज़्यादा लोड आएगा, क्योंकि वो वेट हमारी कैपेसिटी में नहीं होता, फिर भी हम करते हैं। अगर आप समझो 100 किलो, मैं 100 किलो के साथ फुल बैठ के मार सकता हूँ, तो मैं हाफ रेंज में 125 किलो ले सकता हूँ, राइट, 150 किलो ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरा बैठना ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या, वो 150 किलो मेरी कैपेसिटी का नहीं है, फिर भी मैं दबा के वेट डाल रहा हूँ बॉडी के ऊपर, तो मसल पे इतना लोड नहीं आएगा। लेकिन जो जॉइंट्स हैं उस पर प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा, कनेक्टिव टिश्यू में कुछ भी टीयर वियर हो सकता है। इसलिए आपको ये वाला हाफ स्क्वाट नहीं करना है, फुल बॉटम में बैठना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर एक्टिव होंगे। फिर इसके बाद में आता है आइसोमेट्रिक, होल्ड करने वाला। तो दो टाइप का ट्रेनिंग होता है, एक आइसोमेट्रिक होता है, ओके, एक आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक में मसल का लेंथ चेंज होता है, मसल का शॉर्टनिंग होएगा, लेंथनिंग वापस बढ़ेगा, ये मूवमेंट स्लाइडिंग होता है, ओके। तो स्लाइडिंग में ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है कंपेयर टू सा होल्ड कर। जब आप किसी वेट को होल्ड करके रखते हैं, मसल को इंगेज करते हैं, तभी भी मसल में ब्रेकडाउन होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना आइसोमेट्रिक में इसमें होता है, आइसोटोनिक में होता है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपको अवॉइड करना है, ओके। अब देखिए गोबलेट स्क्वाट, ओके, ये इसमें क्या है, आगे की तरफ वेट होल्ड करके रखना है। लेकिन अगर आप इस लेवल का वर्कआउट करें, सुपर एडवांस लेवल का वर्कआउट करें, तो आपका कम से कम 100 किलो 150 किलो का वेट आराम से फ्रंट स्क्वाट में जाता है। लेकिन ये गोबलेट स्क्वाट में क्या होगा, फैंसी है, तो आप डंबल पकड़ेंगे, तो प्लेट पकड़ेंगे, तो केटल बेल पकड़ेंगे, तो वो तो आपका 10% भी आपकी स्ट्रेंथ का नहीं है। इसलिए आपको ये नहीं करना, ये बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए है। जंपिंग स्क्वाट नहीं करना है, फंक्शन ट्रेनिंग का पार्ट है, ओके। और यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है ग्लूट्स को, और इसको टारगेट करना। ये जंपिंग स्क्वाट करके हम इसको हेवी ट्रेनिंग नहीं करा सकते हैं, ठीक है। फिर एक आता है चेन स्क्वाट। तो चेन स्क्वाट का मतलब होता है, ये नॉर्मल स्क्वाट ही होता है, लेकिन इसका ये भी एक इफेक्टिव पैटर्न है, लेकिन ये पर्टिकुलर वेरिएशन नहीं है। ये क्या होता है, जब आप ये स्क्वाट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो चेन होती है, हेवी चेन होती है, उसको हम वो बारबेल पे प्लेट लगाने के बाद में साइड में चेन डाल देते हैं। तो उससे क्या होएगा, आपने नोटिस किया रहेगा, जब भी हम फुल बॉटम से उठ रहे होते हैं तब भी बहुत हेवी लगता है, लेकिन जैसे ही 90 डिग्री मतलब हाफ रेंज में आ गए, फिर उसके बाद उठना ईजी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो बॉटम रेंज रहता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वाला होता है। जैसे आप आधी रेंज पे आ गए, अब उठना ईजी। तो ये चेन क्या काम करता है, आधी रेंज पे आने के बाद जो ईजी होता है उसको और डिफिकल्ट करता है। तो जितना बॉटम में आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो फुल रेंज ऑफ मोशन जो रहता है उसकी ड्यूरेशन में आपको वो फील होएगा। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे बैठते हैं तो आधा चेन फोल्ड हो जाता है, ज़मीन पे ऐसा फोल्ड होके रुक जाता है, लेकिन जैसे आप उठते हैं तो धीरे धीरे चेन खुलता जाएगा, उठता जाएगा। तो जैसे हाफ रेंज में आए, अब जो वो फोल्डेड चेन था, जो रेस्टेड चेन था ज़मीन पर पड़ा हुआ, वो भी लंबाई हो गया उसका। तो उसका लोड मतलब एक तरह से जब आप इसेंट्रिक फेज में ऊपर आ रहे हैं तब भी वेट बढ़ता जा रहा है, अंडरस्टैंड। हाफ रेंज के बाद में वो और डिफिकल्ट करेगा। तो जो बॉटम रेंज में जितना लोड आपको मिल रहा था, उतना ही लोड चेन की वजह से हाफ रेंज के बाद भी मिलता है। तो ये आप इसमें एडेड, ये एक एडेड बेनिफिट है कि आप फ्रंट स्क्वाट या बैक स्क्वाट में चेन ऐड कर सकते हैं, ओके। ये भी सुपर एडवांस लेवल का एक एक्टिविटी है, ओके। अब ये आपका हो गया है चेन स्क्वाट। बॉक्स स्क्वाट मतलब बॉक्स के ऊपर चढ़ के। तो अगर आप फ्लोर पर रहें या बॉक्स पर है, उससे कुछ डिफरेंस नहीं होता, स्क्वाट तो स्क्वाट होता है। तो आपको बॉक्स अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप 100 150 किलो 200 किलो का स्क्वाट मारे तो बॉक्स पे चढ़ने की क्या जरूरत है। ये भी एक तरह का फैंसी है और बिगिनर लोग के लिए है, ठीक है। स्विस बॉल के ऊपर स्क्वाट, ये बैलेंसिंग वर्कआउट है, बैलेंस करने वाला। तो अगर आपको कभी कभार बैलेंसिंग ट्रेनिंग करना है तो उसके लिए ठीक है, वो एक फंक्शन ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन हेवी ट्रेनिंग आप स्विस बॉल पे नहीं कर सकते हैं। लेटरल स्क्वाट, ऐसा साइड स्क्वाट करते हैं एक साइड में बैठ के, वो भी फैंसी स्क्वाट है, ये नहीं करना आपको, क्योंकि हेवी वेट लेके नहीं कर सकते हैं। लैंडमाइन स्क्वाट एकदम बकवास टी बार वाला है। ऐसा टी बार, बार को नीचे, बार का एंगल ऐसा रहेगा, इधर ज़मीन पर रहेगा बारबेल, इधर यहाँ प्लेट लगा हुआ, बारबेल को पकड़ के आप ऐसा बैठते हैं। तो ये एक तरह से, एक तो ये ऐसा सर्कुलेशन हो रहा है, इसका मतलब ये टेंजेंट मूवमेंट हो रहा है। तो एक तो इसका लोड आपके ऊपर इतना आ ही नहीं रहा, जब आप नीचे बैठ रहे हैं तो ये बार आपको पीछे की तरफ धक्का मार रहा है। तो ये तो एकदम मतलब 20% इफेक्ट रहेगा 100 में से। अगर आपने 100 किलो डाला तो 20 किलो पकड़ लीजिए आप, ठीक है। इसलिए आपको ये वाला भी नहीं करना, लैंड माइन वाला। सीसी स्क्वाट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सीसी स्क्वाट का मतलब होता है कि आप ऐसे खड़े हैं, फिर आपके एंकल जॉइंट को लॉक कर दिया जाएगा वो मशीन से, और पीछे बैठते हैं ये वाला।
इसमें आपकी जो ये वाली बोन है नीचे अपना काफ वाला, काफ के पास वाला, ओके, ये बोन पे इतना लोड आएगा, कभी कभी ये पूरा पैर ही टूट जाता है, क्योंकि आप इतना सारा बॉडी वेट उस कोई भी बोन रहेगा, ये बोन है ये जॉइंट पे फोल्ड होता है, कभी भी बीच में फोल्ड नहीं होता। अगर समझो ये इतना लंबा बोन है, मैं यहाँ पे कोई भी रॉड रख के फिर दोनों तरफ से मैं अपनी तरफ दबाता हूँ, मतलब ऐसे करूँगा तो क्या होगा, टूट ही जाएगा ना। अगर समझो मैं ऐसे पकड़ा हूँ और इस पर मैं 100 किलो 200 किलो वजन रख देता हूँ यहाँ पे और फिर खींचता हूँ तो क्या होगा, बोन टूट जाएगा। तो सेम वैसे ही आपका पूरा बॉडी वेट पीछे जा रहा है और आपका लेग्स यहाँ फंसा हुआ है ऐसा, ओके। आप इंटरनेट पे देखेंगे आपको पता चल जाएगा ऐसे कितने सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें आपको ये डेंजर एक्सरसाइज मिलेगा वहाँ पे। बोसू ये बोसू बॉल, ये भी फंक्शनल ट्रेनिंग और बैलेंसिंग का एक पार्ट है। ये स्विस बॉल गोल बॉल बड़ा होता है, बोसू बॉल मतलब वो आधा कट वाला बॉल रहता है, राइट। अब देखिए आगे हेक स्क्वाट, हेक मशीन पे होता है, सपोर्टेड है, नहीं करना है। स्मिथ मशीन पे ये भी सपोर्टेड है, नहीं करना है, क्योंकि इसका पाथवे मशीन डिसाइड करता है, आपको सिर्फ अप डाउन करना रहता है। जब आप फ्री वेट के साथ स्क्वाट करते हैं तो पूरा कोर मसल का इंगेजमेंट होता है, ओके। TRX स्क्वाट ये भी करना है, कभी बिगिनिंग लेवल पे सपोर्ट के साथ में TRX कर रहे हैं, जो एकदम नया एक्सरसाइज स्टार्ट किया, आपके लिए नहीं है। रेजिस्टेंस बैंड के साथ में ये भी बिगिनिंग लेवल का है। बॉटम पोज, नीचे जाके बैठ के होल्ड करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग ये नया पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन नीचे होल्ड करके उससे भी कुछ नहीं हो। उसमें क्या हो रहा, वेट के साथ में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, तो उतना मसल ब्रेकडाउन नहीं उतना जितना आइसोटोनिक में होता, तो ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ये जर्जर करके है, ये सबसे दुनिया का सबसे वाहियात स्क्वाट है, पता नहीं क्यों लोग इसको फैंसी मानते हैं। आप सोचिए ये स्क्वाट में क्या होगा, बारबेल जो रहता है प्लेट के साथ में उसको यहाँ की बजाय एल्बो पे रखते हैं और फिर बैठते हैं। तो एक तो क्या हो रहा है, वेट आपने यहाँ रख दिया तो ये आपके बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर चला गया, ऊपर से ये जॉइंट वेट इतना टॉर्चर नहीं कर सकता, इतना वेट नहीं ले सकता, क्योंकि ये जॉइंट वेट रखने के लिए नहीं है, ये मूवमेंट के लिए है। आप सोचिए इस एल्बो जॉइंट पे अगर आप 100 किलो वजन रखेंगे तो कितना पेनफुल होएगा। और हमारा लेग्स का मसल इतना हेवी मसल है कि इससे पहले नहीं थकने वाला हो, लेकिन जब अगर आप समझो 150 किलो का स्क्वाट यहाँ से मार रहे हैं और यहाँ पे 100 किलो भी ले लिया तो पहली बार तो आपसे उठेगा ही नहीं, कुछ भी इंजरी हो जाएगा, हुआ भी तो आप 1-2 रिपीटेशन में यहाँ पेन होने लगेगा। तो अब जब लेग्स को टारगेट कर रहे हैं तो इतना ऑकवर्ड पोजीशन वाला आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना जिसमें असिस्टिंग करने वाले मसल्स उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हों, इसलिए आपको ये वाला नहीं करना, एकदम इंजरी ओरिएंटेड है। तो ये अपना हो गया स्क्वाट का, ओके। अब आप समझ गए इतने सारे वेरिएशंस हैं, उसकी क्या क्या माइनस पॉइंट है। तो जो मेन एक्सरसाइज है वो फ्रंट स्क्वाट, बैक स्क्वाट हो गया, पिस्टल स्क्वाट हो गया। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि पहला जो अपना एक्सरसाइज है कौन सा होएगा, बैक स्क्वाट। सबसे पहला प्रायोरिटी आपका बैक स्क्वाट, ठीक है, सॉरी बैक स्क्वाट हो गया। फिर उसके बाद में फ्रंट, फ्रंट स्क्वाट हो गया, ओके। बैक स्क्वाट हो गया, फ्रंट स्क्वाट हो गया, पिस्टल स्क्वाट, ओके। 3 स्क्वाट हो गए यहाँ पे, और तीनों स्क्वाट का मेन जो सेट है वो आपको मारना है 4, पकड़ लीजिए, ठीक है, 4 सेट मारना है, ठीक है। 4 सेट मारना तो कितना हो जाएगा, 12 सेट हो जाएगा। बैक स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट और ये। अभी देखिए इसमें ना आपको क्या करना है, इसमें वेरिएशंस ले सकते हैं या कभी कभार अल्टरनेट भी कर सकते हैं। अल्टरनेट किसको करेंगे, इसको, फ्रंट स्क्वाट और बैक स्क्वाट को आप अल्टरनेट रखें, ओके। ये दोनों सिमिलर हैं, तो एक बार बैक स्क्वाट करेंगे, एक बार फ्रंट स्क्वाट करेंगे, ठीक है। उसके साथ में पिस्टल स्क्वाट करना है, तो इसका 4 सेट और इसका 4 सेट, दोनों में से किसी एक का 4 सेट और 4, तो 8 सेट आपका ये हो गया। फिर इसके बाद में हम आते हैं डेड लिफ्ट पे। अब आप देखिए डेड लिफ्ट कितने टाइप का डेड लिफ्ट होता है। डेड लिफ्ट में और स्क्वाट में सेम मसल्स काम करते हैं, इसलिए आपको दोनों सेम डे पे करना है, ओके। अभी इसमें देखिए डेड लिफ्ट में कितने सारे वेरिएशंस हैं। रेगुलर डेड लिफ्ट, कन्वेंशनल भी बोलते हैं इसको, रेगुलर डेड लिफ्ट जो नॉर्मल ये वाला डेड लिफ्ट होता है, सुमो डेड लिफ्ट, और ये हेक्सा, ट्रैप बार डेड लिफ्ट, स्टिप लेग, डेपिसेट, स्नैच ग्रिप, शूट केस, रेगुलर पोज, सिंगल लेग, डी लोडिंग, बैंड के साथ में बिहाइंड द बार, स्मिथ मशीन, जेफरसन, ओके। तो ये इतनी एक्सरसाइज है, इसमें से आधी एक्सरसाइज तो सर्कस वाले एक्सरसाइज है, वो आपको नहीं करनी है क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ट्रेंडिंग है। देखिए रेगुलर डेडलिफ्ट है ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आप
हमेशा ध्यान में रखिए कि रेगुलर डेडलिफ्ट जो है सबसे बेस्ट है इस, क्योंकि हमारा यहाँ पर डेडलिफ्ट जो करते हैं हमारा मेन गोल क्या है, आपके स्पाइन के मसल्स जो हैं मल्टीपिडल स्प्लेनिस वगैरह, ये जो स्पाइन के आजू बाजू ऐसा वायरिंग वाला, उनको टारगेट करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनमें ब्रेकडाउन हो, वो हमारा पहला टारगेट होता है डेडलिफ्ट। अदरवाइज ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स, आपकी अपर थाई और ग्लूट्स को तो आप इतने हेवी वेट के साथ यहाँ पे भी ट्रेन कर रहे हैं, इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें आपका डेड लिफ्ट और स्क्वाट में थोड़ा सा फर्क रहता है कि डेड लिफ्ट जब आप करते हैं तो बॉडी थोड़ा ऐसा बैंडेड रहता है, स्क्वाट में स्ट्रेट रहता है। तभी आप अगर आप समझो स्पाइन है ये, इस पर अगर आप वर्टिकल कंप्रेशन डालेंगे ऐसा वाला, ऐसा दबाएंगे तो इतना टूटेगा नहीं। समझो ये पेन है, इस पेन को मैं अगर ऐसे दबाता हूँ तो टूटने के कम चांसेस हैं, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे तोड़ता हूँ तो टूटने के ज़्यादा चांसेस। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, इस एंगल पे मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, इस एंगल पे मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ प्रेशर डाल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ प्रेशर डाल रहा हूँ, राइट। तो ये डिफरेंस है, जब ये प्रेशर डालते हैं तो स्पाइन पे ज़्यादा लोड आता है। तो जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो आपका जो स्पाइन है वो थोड़ा ऐसा इंक्लाइन रहता है, राइट, ऊपर अपर बॉडी जो टॉर्सो थोड़ा ऐसा रहता है। स्क्वाट करते हैं तो पूरा खड़ा रहता है, तो ये डिफरेंस है। तो अगर आप सुमो स्क्वाट करेंगे, यहाँ पे देखिए सुमो स्क्वाट करेंगे तो सुमो स्क्वाट में क्या होता है, आपका बॉडी जो है स्ट्रेट रहेगा और लोअर बॉडी जो क्वाड्रिसेप है वो डोमिनेंट रहेगा, ऐसा वाला। तो स्पाइन पे ज़्यादा लोड नहीं आ रहा, सेम स्क्वाट जैसा ही हो रहा है, इसलिए आपको सुमो स्क्वाट को इतना प्रायोरिटी नहीं देना है। ओके, सुमो स्क्वाट कभी कर सकते हैं जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हैं, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, ऐसे में। इसमें क्या होता है, वहाँ पे वो लोग ये नहीं देखते कि आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट होता है स्पोर्ट्स में कितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर पा रहे हैं। तो जब सुमो स्क्वाट करते हैं, ज़्यादातर लोग डेड लिफ्ट करते हैं, तो सुमो स्क्वाट में रेंज का कॉम्प्रोमाइज़ होता है, रेंज कम हो जाती है। जैसे आप स्टांस वाइड करते हैं, सुमो स्क्वाट मतलब वाइड स्टांस, वाइड किया तो अब आपको थोड़ा ही रेंज में वेट उठाना है, तो इसलिए वहाँ पे वेट ज़्यादा, तो सुमो स्क्वाट में वेट ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं लेकिन रेंज कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यहाँ पे आप रेंज ज़्यादा रहेगा लेकिन वेट थोड़ा कम रहेगा, ये डिफरेंस है। इसलिए सुमो स्क्वाट आपको सिर्फ स्पोर्ट्स में करना है, अदरवाइज रेगुलर। फिर है हेक्सा स्क्वाट ट्रैप बार, ये एकदम बकवास है क्योंकि ये एक टाइप का स्क्वाट हो गया, ये ठीक है, डेड लिफ्ट नहीं है। ओके, तो ये सुमो डेडलिफ्ट है, सॉरी ये सुमो डेडलिफ्ट है, ये रेगुलर डेडलिफ्ट है। तो सुमो डेडलिफ्ट आपको नहीं करना है, ये हेक्सा और ट्रैप बार, मतलब एक ऐसा चौकुट वाला हेक्सा वाला बार रहेगा, उसके साइड में प्लेट लगता है और उसके बीच में हम खड़े होते हैं और हाथ से ऐसा पकड़ के हम डेडलिफ्ट करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा, नॉर्मली डेडलिफ्ट जब भी करते हैं, डेडलिफ्ट का मतलब होता है कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है, डेड ऑब्जेक्ट है, उसको लिफ्ट करना, राइट, डेडलिफ्ट का मतलब। लेकिन जब हेक्सा बार जो होता है उसमें वो हम उसके बीच में खड़े हैं तो हम ऐसा उठा रहे हैं, तो वो कैसा हो गया, एकदम स्क्वाट जैसा हो गया कि जैसे मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, तो मैं स्क्वाट में वेट यहाँ रखूँ कि हाथ में रखूँ, सेम मूवमेंट जो हो रहा है। डेडलिफ्ट का मतलब आपका ऐसा पोजीशन होना चाहिए, राइट। तो इसलिए अगर आप ये वाला करेंगे, हेक्सा वाला या ट्रैप बार वाला करेंगे तो एक तरह का स्क्वाट हो जाएगा, डेडलिफ्ट नहीं होएगा और हाथ में इतनी ताकत नहीं होती कि लेग्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होल्ड कर पाएँ, तो असिस्टिंग मसल जल्दी थक जाएगा, आपका हाथ जो है वो लेग से जल्दी थक जाएगा हैक स्क्वाट में। तो आपको फिर यही हैक ही क्यों करना है, फिर तो आपको ये वाला जो नॉर्मल स्क्वाट है वो करेंगे तो और ज़्यादा लिफ्ट कर पाएंगे, हाथ तो नहीं थकेगा एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेट रख सकते हैं ज़्यादा देर तक। तो रेगुलर डेडलिफ्ट अच्छा है क्योंकि आपके स्पाइन के मसल्स को टारगेट करता है अच्छे से। सुमो डेडलिफ्ट है, उसमें क्या होता है, रेंज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हेक्सा में क्या हो रहा है, आपका ये स्क्वाट जैसा मूवमेंट हो रहा है, डेडलिफ्ट जैसा नहीं हो रहा, पहली चीज़। दूसरा है वेट कॉम्प्रोमाइज होगा क्योंकि असिस्टिंग मसल जो है जल्दी थक जाएगा लोअर बॉडी से पहले। स्टिप लेग डेडलिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर कंडीशन में होता है, ये स्पेशल पॉपुलेशन के लिए होता है कि अगर किसी का घुटने में प्रॉब्लम है और घुटना फोल्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर ग्लूट्स को टारगेट करने के लिए आप बिना घुटना फोल्ड किए स्टिप लेग को स्टिप करके घुटने की जॉइंट पे और मूवमेंट करते हैं, हिप का एक्सटेंशन करते हैं तो आपका ग्लूट्स को ट्रेन कर सकते हैं अगर आपको घुटने में कुछ प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज आपको ये नहीं करना है क्योंकि देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब स्टिप लेग डेडलिफ्ट करते तो हैमस्ट्रिंग को वो टारगेट करे, हैमस्ट्रिंग का ट्रेनिंग हो रहा है, ऐसा नहीं होता है क्योंकि हिप का एक्सटेंड करने का मेन जो काम होता है आपका ग्लूटियल मैक्सिमस का होता है इसका। ओके, ग्लूटियल मैक्सिमस जो है वो हिप को एक्सटेंड कराता है और जो हैमस्ट्रिंग मसल है, हैमस्ट्रिंग हमेशा उसको असिस्ट करेगा क्योंकि ये ग्लूटियल है बड़ा, इसके नीचे हैमस्ट्रिंग है। ओके, समझिए आपका लेग्स है तो ये आपकी टोर्सो को, आपकी धड़ को ऊपर उठाने में ये ग्लूटियल जो है ये मेन ग्रुप है, ये मेन मसल है जो इसको उठाता है। और हैमस्ट्रिंग नीचे से पीछे से असिस्ट करेगा, इसको हेल्प करेगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली।
तो उनको लगता है कि अगर वो घुटना लॉक करके करेंगे तो हैमस्ट्रिंग पहले काम, तो ये कभी भी जंप नहीं कर सकता ना कि ये एसिटिंग वाला मसल अगर आप घुटना लॉक किए तो डायरेक्ट ये टारगेट होएगा, ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए जिनको लगता है कि वो हैमस्ट्रिंग के लिए स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते हैं, ये मिथ है एक तरह का। हैमस्ट्रिंग ऊपर की तरफ हिप जॉइंट पे हमेशा असिस्ट करेगा, घुटने की जॉइंट पे वो प्राइमरीली काम करेगा। और स्टिफ लेग में जब सिंगल जॉइंट होता है, यहाँ पे कंपाउंड मूवमेंट था सब में, यहाँ सिंगल जॉइंट कर दिया क्योंकि घुटने को लॉक कर दिया है, सिर्फ एक ही जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है आपका हिप का। तो जब सिंगल जॉइंट होता है, आइसोलेशन मूवमेंट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वेट कम जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू पे ज़्यादा लोड आएगा, वेट में कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट जो है हमेशा बेटर है आइसोलेशन के कंपैरिजन में। ओके, इसीलिए आपको स्टिफ लेग नहीं करना। डेफिसिट क्या होता है, ये एकदम बकवास एक्सरसाइज है कि आपको समझो डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो जहाँ से बॉटम में उठाना रहता है, जो मेन रेंज होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ तक जाता ही नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, मशीन के ऊपर इतनी सी हाइट में बारबेल को रखना है, बारबेल को ऑलरेडी घुटने की हाइट में रखना है, फिर यहाँ से सिर्फ ये जो लास्ट का जो 1/4 रेंज है उसमें सिर्फ मूवमेंट करना है। डेफिसिट मतलब आपने रेंज डेफिसिट कर दिया, वो भी बॉटम वाला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये भी एकदम यूजफुल नहीं है, इसको आप एकदम ये बोलिए कि लेस इफेक्टिव है। ओके, अब है स्नैच ग्रिप, वाइड ग्रिप पकड़ते हैं। ओके, तो स्नैच ग्रिप जितना आप ग्रिप वाइड पकड़ेंगे उतना डेडलिफ्ट थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, क्योंकि प्रॉपर मूवमेंट इतना वाइड करेंगे तो उठने में मुश्किल होता है, घुटना आगे जाता है। लेकिन ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है। ओके, क्योंकि स्नेच ग्रिप जब वो क्लीन जर्क करते हैं या पावर लिफ्टिंग से मूवमेंट है तो उसमें उसका सेम मिमिक्री होता है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है, अगर कोई स्पोर्ट्स में है और हाई ये सुपर एडवांस लेवल का वर्कआउट करा, तो उनको हमेशा स्पोर्ट्स वाली एक्सरसाइज को पहला प्रायोरिटी देना है। ओके, फिर शूट केस डेडलिफ्ट, मतलब एक हाथ में आपको साइड में बार पकड़ना, बैलेंस करके और डेडलिफ्ट मारना। तो ये तो एकदम सर्कस वाला एक्सरसाइज, क्योंकि एक साइड में बार पकड़ के पूरा बॉडी का बैलेंस ही गड़बड़ हो रहा, फिर बारबेल को पकड़ना ही मुश्किल है। अगर वेट रहेगा, समझो डंबल है तो प्रॉपर पकड़ पाते हैं, इतना लंबा बारबेल है, प्लेट लगा हुआ और एक साइड में है तो कितना डिफिकल्ट होएगा। ठीक है, तो ये आपके बैक को टारगेट नहीं, ये आपके जो बड़े मसल्स है जिनके लिए हम कर रहे हैं उसको टारगेट नहीं करता है। ओके, ये सिर्फ बैलेंसिंग का एक पार्ट हो गया, ये भी नहीं करेंगे। रेगुलर पोज, डेडलिफ्ट में पोज करके, जो रेगुलर डेडलिफ्ट में जो पोज करते हैं, नीचे जाके थोड़ा होल्ड करते हैं फिर आते, तो वो पोज में सेम वही आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग। ओके, सिंगल लेग, एक लेग, ये बिगिनर लोग के लिए या बैलेंसिंग वालों के लिए, जिसको हिप मसल्स को बैलेंस करने के लिए वो एक्टिवेट करना, तो वो आपका ऑलरेडी पिस्टल स्क्वाट में हो रहा है, यहाँ पे जरूरत नहीं है सिंगल लेग की। डीलोडिंग वही होता है, ये डीलोडिंग का मतलब होता है वेट को हर बार सिंगल रेपिटेशन करना, नीचे वेट को रख देना है, फिर उठा के एक रेपिटेशन मारना, फिर रख देना है। और एक होता है रेगुलर, जिसमें एक बार उठा लिया, फ्लोर से वेट उठा लिया, तो फिर जब तक सेट खत्म रहता है वेट नीचे रहती है, ये डिफरेंस है। तो आपको रेगुलर डेडलिफ्ट करना, लेकिन डीलोडिंग फॉर्म में करना है। ओके, ये आपको, ये इसका मतलब वर्जन है। और बेंड के साथ में ये बिगनिंग लेवल का है, अगर आप जिम नहीं जा रहे, होम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ठीक। बिहाइंड द बार, ये भी टाइम पास है, क्योंकि बिहाइंड द बार मतलब हमारी डेली रूटीन में ऐसा फंक्शनल मूवमेंट हमेशा आगे से होता है। आप कोई भी चीज़ आगे से लिफ्ट, ऐसा पीछे की तरफ से कोई भी लिफ्ट नहीं होता, तो ये एक तरह से सही नहीं है। स्मिथ मशीन पर करते हैं तो सपोर्टेड हो गया, पाथवे सेम रहेगा, उसका पाथवे स्ट्रेट रहता है, जबकि अब डेड लिफ्ट में आप कोई भी मूवमेंट करते हैं नीचे बैठने के लिए तो पाथवे ऐसा न्यूट्रल होता है, तो वहाँ पे बेनिफिट नहीं है। जेफरसन, ये दुनिया की सबसे वाहियात एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि डेडलिफ्ट का मतलब होता है आप नॉर्मल मूवमेंट करते हैं, ये इसमें क्या होता है, आपको बारबेल को पैरों के बीच में फंसा के फिर ऐसे बैठते हैं, तो ये तो सबसे ऑकवर्ड पोजीशन है। और यहाँ पे सिर्फ टाइम पास होता है, कोई भी आप बड़े मसल को हेवी ट्रेनिंग के साथ नहीं करते। और कौन सी ऐसी आपकी दिनचर्या में कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम ऐसा पकड़ के करते हैं, राइट? तो ये भी आपको नहीं करना। तो अब आप देखिए डेडलिफ्ट में क्या बच्चा है, सिर्फ ये एक ही बच्चा है, रेगुलर डेडलिफ्ट। ठीक है, रेगुलर डेडलिफ्ट आप करेंगे, स्पोर्ट्स में है तो सुमो करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डेडलिफ्ट का डाल देता हूँ। ओके, डेडलिफ्ट। ओके, अब डेडलिफ्ट में क्या करना है, 5 सेट आपको लेना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, डेडलिफ्ट करना है कौन सा वाला, रेगुलर। ओके, एक मिनट मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, डेडलिफ्ट डीलोडिंग कर देता हूँ। ओके, डेडलिफ्ट तो है ही है। ठीक है, ये हो गया आपका डीलोडिंग रेगुलर डेडलिफ्ट। ओके, 2 एक्सरसाइज हो गई।
ऐसे आपको एक्सरसाइज सेलेक्ट करना। आप सोचिए अगर बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो दुनिया भर की एक्सरसाइज करते हैं, तो इसलिए तो उनको 4-4, 5-5 घंटा जिम में लगता है, क्योंकि अगर आप ये सारा कचरा पट्टी में टाइम पास करेंगे तो क्या होएगा, आपका 2 घंटा तो सिर्फ इसमें चला जाएगा। जबकि आपको एक इनमें से सबसे इफेक्टिव एक एक्सरसाइज उठाया तो आप कम से कम आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट में निपटा सकते हैं इसको, राइट। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, लंजेज। लंजेज में भी अलग अलग टाइप के स्टैटिक लंजेज है, प्लायोमेट्रिक, रिवर्स, साइड, वॉकिंग, स्लाइडिंग, TRX, जंपिंग, कर्टसी लंजेज एंड ओवरहेड और बुल्गारियन लंजेज। ठीक है, तो लंजेज स्टेप अप का एडवांस लेवल होता है। अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं तो लंजेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लंजेज में क्या होता है, आपका लेग है जो पार्शली हवा में रहेगा, और स्टेप अप में पूरा रिपीटेशन के ड्यूरेशन आपका एक पैर हवा में रहेगा। तो यहाँ ज़्यादा ड्यूरेशन में आपका पैर रहेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। हिप के मसल जो है ग्लूट्स वाले, मीडियस और मिनिमस है, ग्लूटियस, मीडियस और मिनिमस, जो हिप को स्टेबल करते हैं, उनको चैलेंज मिलता है। तो उनका ट्रेनिंग पार्शियली होएगा लंजेज में और फुल होएगा स्टेप अप में। तो आप जब सुपर एडवांस लेवल का वर्कआउट करें तो फॉरगेट अबाउट लंजेज, वो चाहे किसी भी टाइप का रहे। अब इसमें आपको इतना बता देता हूँ कि स्टैटिक लंजेज मतलब आगे एक पैर रखा है, फिर यही एक ही जगह पे अप डाउन करना है। ठीक है, प्लायोमेट्रिक आगे जाके फिर स्टेप पीछे लेना, फिर पीछे लेना है। रिवर्स मतलब पैर का पीछे लेना, ये प्लायोमेट्रिक का उल्टा है। प्लायोमेट्रिक में फॉरवर्ड लंजेज होता है, पैर आगे रख के वापस लाते हैं, और रिवर्स में पीछे लग फिर आगे लाते हैं। ओके, साइड लंजेज ऐसा साइड वेज बैठना है, ये भी एक तरह का टाइम पास है। वॉकिंग लंजेज ये आपको फंक्शनल ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि अब यहाँ पे वॉकिंग लंजेज में आपका ज़्यादा थक जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा सेट का, एक सेट का ड्यूरेशन बढ़ेगा तो आपका लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन आयन बायो प्रोडक्ट होता है, तो आपको फटीग फील कराएगा मसल से पहले, इसलिए आपको वॉकिंग लंजेज भी नहीं करना है। अगर आप फंक्शनल ट्रेनिंग करें तो अलग बात है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखिए स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग पैड के ऊपर करते हैं, ये भी टाइम पास है, फंक्शनल ट्रेनिंग जैसा फैंसी वर्कआउट है। TRX बेल्ट पे कभी करेंगे जब सपोर्टेड करना रहेगा तभी, लेकिन आप एडवांस सुपर एडवांस लेवल कर रहे हैं तो आपको सपोर्टेड की जरूरत नहीं है। जंपिंग लंजेज फंक्शन ट्रेनिंग का एक पार्ट है। ठीक है, कर्टसी लंजेज वो रैंप वॉक टाइप का ट्विस्टिंग वाला लेग्स लंजेज करते हैं, लेकिन ऐसा ट्विस्ट करके पैर को रखते हैं, तो ये भी एक तरह से फैंसी वर्कआउट है। लंजेज करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आदत ये जितना भी लंजेज के में नॉर्मल जो प्लायोमेट्रिक लंजेज है वेट के साथ में वो सबसे इफेक्टिव है, लेकिन ये इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए, एडवांस लेवल के लिए, सुपर एडवांस में नहीं आएगा। बुल्गारियन लंजेज वो एक पीछा वाला पैर बेंच पर रख के करते हैं बैलेंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से लंजेज हो गया, लेकिन अभी अपना फोकस होना चाहिए स्टेप अप पे, क्योंकि स्टेप अप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेप अप में एक बेसिक स्टेप अप आता है, 90 डिग्री का बॉक्स के ऊपर ऐसा रख के या बेंच के ऊपर रख के चढ़ते हैं। एक हायर होता है जिसमें 180 डिग्री का रेंज होता है, आप इतना हाइट का बॉक्स रहेगा कमर से भी ऊपर, जिस पे खड़े हो जाएंगे, और जब आप पूरा एक पैर पे नीचे बैठ के ऊपर जाएंगे तब तक दूसरा जो नॉन वर्किंग लेग है उसको टच नहीं करेंगे। मतलब फुल दोनों फेज में, इस नीचे जाएंगे, ये आपका इसेंट्रिक वापस कॉन्सेंट्रिक, दोनों फेज में जो नॉन वर्किंग लेग है वो टच नहीं होगा। तो वो पूरे सेट के पूरे रिपीटेशन के ड्यूरेशन आपका एक लेग हवा में, तो ज़्यादा आपका बैलेंसिंग वाले जो मसल्स हैं, जो स्टेबिलाइजिंग मसल्स हैं, ग्लूटियस, मीडियस और मिनिमस ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेप अप में हायर बॉक्स वाला करना है। और ये भी अगर 10 रिपीटेशन 5 रिपीटेशन ईजी हो रहा है तो आपको क्या करना है, वेटेड, ये इसमें वेट लेके प्लेट डाल के या डंबल लेके, ठीक है, ये वाला करेंगे। सपोर्टेड नहीं करना है, क्योंकि सपोर्टेड मतलब बेसिक है। साइड वाला नहीं करना, फैंसी है। TRX में नहीं करना, बिगनिंग लेवल का है। ठीक है, इस तरह से लंजेज का आप एक सेट लेंगे, वो भी कौन सा है, हायर बॉक्स वाला, हायर जो हाई रेंज वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक स्टेप अप, STEP स्टेप अप। ओके, स्टेप अप करेंगे, कौन सा वाला करेंगे, हायर बॉक्स, हायर बॉक्स विथ वेट। ओके, विथ वेट करना है आपको, ऐसे टाइम पास नहीं करना है। और इसका कितना सेट लेंगे, 3 सेट पकड़ लीजिए आप, मेन सेट। ये सब हम मेन सेट की बात करें, इसमें वार्म अप और कूल डाउन वगैरह नहीं आएगा। हमने पिछले जितने भी चैप्टर हैं उसमें सब में बात किया है कि वार्म अप्स और प्रिपरेशन वाले सेट क्या होते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज में करते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते हैं। सेम मसल ग्रुप रहेगा तो फर्स्ट टाइम करेंगे, फिर जब तक मसल ग्रुप चेंज नहीं होगा ट्रेनिंग के लिए तब तक आपको वार्म अप वाला और प्रिपरेशन वाले सेट फिर से नहीं करने हैं। ओके, तो ये हो गया अपना स्टेप अप वाला।
कितनी एक्सरसाइज पे? 3 एक्सरसाइज। सुपर एडवांस लेवल पे हम इतना फिल्टर मारे, आप सोचिए ये इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको 4-5 घंटे चाहिए, लेकिन ये कैसे हम इसको 1-1.5 घंटे का वर्कआउट बना सकते हैं ये देखिए आप। ओके, लंजेज हो गया। इसके बाद में लेग प्रेस बिल्कुल नहीं करना, लेग प्रेस के बारे में आपको सोचना भी नहीं है क्योंकि ये सपोर्टेड एक्सरसाइज है, इफेक्टिव नहीं है। ओके, अगर आप लेग प्रेस मशीन पे 100 किलो वेट डालेंगे तो वो 65 काउंट होगा, क्योंकि लेग प्रेस की जो नॉर्मल मशीन होती है उसका एंगल ऐसा होता है, सपोर्टेड एक्सरसाइज है। ओके, दूसरा इसमें अलग अलग टाइप की मशीन होती है, एक वर्टिकल मशीन होती है, एक हॉरिजॉन्टल मशीन होती है और एक टेंजेंट वाली होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर आपको करना है इंटरमीडिएट लेवल पे या बिगनिंग लेवल पे। तो ये वैसे तो ये सजेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि आप हर एक्सरसाइज अनसपोर्टेड और स्ट्रक्चरल मूवमेंट बैलेंस वाला करेंगे, कोर मसल ज़्यादा ट्रेन होगा, तो आपको मशीनरी यूज नहीं करना है जब तक की ज़रूरत नहीं है। सिंगल जॉइंट वाला कोई भी एक्सरसाइज करें तब उसमें मशीनरी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें सर्कुलर मूवमेंट होता है सिंगल जॉइंट में। तो उसमें क्या होगा, मशीन में वो पुली की वजह से मैकेनिज्म ऐसा रहता है कि आपको कंटिन्यूस टेंशन मिलेगा, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक मसल ब्रेकडाउन होगा, जो फ्री वेट में नहीं होता है। अगर आप सिंगल जॉइंट वाला वर्कआउट कर रहे हैं तो कंपाउंड मूवमेंट में कभी भी मशीनरी यूज नहीं करना है, इतना ध्यान रखें। तो लेग प्रेस में अलग अलग होता है, एक लेटेस्ट मशीन होता है आइसोलेटरल मशीन, जिसमें 2 पैर रहेंगे लेकिन दोनों सेपरेट, बीच में से कटा हुआ। एक पैर को धक्का मारा तो एक ही साइड का वेट ऊपर उठेगा, दूसरा इंडिविजुअल एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, उसमें क्या सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होता है। तो ये लेटेस्ट मशीन हर एक मोमेंट में होती है, जहाँ पे भी आपका 2 लिम्ब एक साथ में काम कर रहे हैं, चाहे दोनों हाथ दोनों पैर जहाँ साथ में काम करे लेकिन इंडिविजुअल काम करे, तो वो मशीनरी ज़्यादा अच्छा होता है। तो लेकिन वो मशीनरी कब यूज करना है, जब भी आपका वो सिंगल जॉइंट मूवमेंट रहेगा, एक ही जॉइंट का मूवमेंट हो रहा, आइसोलेशन मूवमेंट हो रहा, तब भी आपको वो यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना। लेग एक्सटेंशन इससे भी वाहियात है, क्योंकि यहाँ तो एटलीस्ट फिर भी थोड़ा 2 जॉइंट काम कर रहा है, हिप जॉइंट काम कर रहा है, सपोर्टेड है, लेकिन हिप यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ क्वाड्रिसेप मसल्स काम कर रहा है और कुछ भी काम नहीं कर रहा। आपका ग्लूटियल बड़ा मसल है वो ट्रेन नहीं हो रहा है, हैमस्ट्रिंग असिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ क्वाड्रिसेप। और ये उनके लिए जो रिहब से रिलेटेड है, किसी को घुटने का इंजरी हो गया और उसको वापस धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप करना है, तो ये फिजियो का एक पार्ट है। तो ये लेग एक्सटेंशन सिर्फ एक ही कंडीशन में कि अगर आप फिजियो से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज लेग एक्सटेंशन वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, एवरीथिंग। ओके, अब ये अपना हो गया है स्क्वाट, डेडलिफ्ट, लंजेस, स्टेप अप, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन। अब आते हैं हम किक बैक पे। किक बैक मतलब एक तो मशीन होता है जिस मशीन पर पोजीशन लेके ऐसा किक बैक करते हैं। ओके, और इसको फ्लोर पे लेट के भी करते हैं, कुछ लोग थेरा बैंड में अटका के भी करते हैं, कुछ लोग केबल के ऊपर से खड़े होकर पैर के अंदर एंकल जॉइंट पे केबल की वो पट्टी को बांध के पीछे की तरफ किक बैक करते हैं। तो ये एकदम मतलब लेस इफेक्टिव एक्सरसाइज है। उसका रीजन क्या है, एक तो सपोर्टेड है जब आप रेस्ट कर रहे हैं, दूसरा ये रेंज नहीं होता क्योंकि इसमें क्या हिप एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन जब हम जिस पोजीशन में रहते हैं ऑलरेडी आपका हिप 50% एक्सटेंशन में होता है। ओके, और ज़्यादा इस मोमेंट में ज़्यादा वेट भी लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज काम की नहीं है। 50% रेंज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एडक्शन, एबडक्शन, वैसे तो ये जो मसल्स हैं आपने देखा रहेगा जिम में अंदर ऐसा मशीन होता है, इसमें ऐसा थाइस को पास में लाते हैं और दूर ले जाते हैं, दोनों का कुछ मशीन रहती है, एक ही मशीन के अंदर दोनों एक्सरसाइज हो जाता है, एबडक्शन और एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। ओके, कुछ मशीन होती है जो सेपरेट होती है, एक एडक्शन वाला सेपरेट, एक एबडक्शन वाला सेपरेट। तो वो चाहे तो आप एक एक सेट कर सकते हैं, 2-2 सेट कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज मेंशन कर देता हूँ। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि जितनी भी बड़े मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है आपकी ग्रोइंग मसल्स का, जो थाइस के आजू बाजू के मसल हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसका 2 सेट ले सकते हैं। ओके, एडक्शन, एबडक्शन। ओके, इसके आप 2 सेट पकड़ लीजिए। तो ये एडक्शन और एबडक्शन का ओके, ये हो गया आपका 2 सेट। अब क्या बचा है, एक ये 2 एक्सरसाइज और है लेकिन ये करना नहीं है आपको, ठीक है। ये देखिए हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज पे हमने पहले से डिस्कस किया है, एडवांस लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस किया था। हिप थ्रस्ट में क्या होता है, एक तो सपोर्टेड एक्सरसाइज, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हिप थ्रस्ट में भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, कोई सिंगल लेग हिप थ्रस्ट करेगा, कोई बारबेल के साथ, कोई डंबल के साथ में, कोई होल्ड करने वाला, फ्रीज करने वाला, ऊपर होल्ड करके पोज करने वाला। हिप थ्रस्ट का आजकल मशीन भी आता है, ठीक है। बहुत तरीके से हिप थ्रस्ट वाला मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक तो ये फंक्शनल नहीं है, दूसरा इसमें रेंज कॉम्प्रोमाइज होता है। नॉर्मली हिप 180 डिग्री खुलता है, लेकिन जब आप हिप एक्सटेंशन की पोजीशन में बैठते हैं तो 90 डिग्री हिप ऑलरेडी एक्सटेंडेड पोजीशन में रहता है।
तीसरा प्लस माइनस पॉइंट क्या है कि हिप जॉइंट जो है वहाँ हम ज़्यादा वेट नहीं रख सकते, वो वेट बीरिंग जॉइंट नहीं है, वो ऐसा प्लेसमेंट नहीं है वेट का। जैसे आप स्क्वाट में पीछे वेट रखते हैं तो ईजी है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मसल का थिकनेस है, इसलिए आप वेट को रख सकते हैं। लेकिन हिप जॉइंट पे मसल का लेयर नहीं है, डायरेक्ट बोन दिखता है स्किन के ऊपर, उस पर अगर आप ज़्यादा वेट रखेंगे तो क्या होगा, जॉइंट के ऊपर कभी भी वेट नहीं रखा जाएगा, मसल की थिकनेस के ऊपर वेट होल्ड हो सकता है। तो एक तरह से ऑकवर्ड पोजीशन है वेट रखने के लिए, रेंज कॉम्प्रोमाइज हो रहा, फंक्शन नहीं है और सपोर्टेड है, आप लेटे हुए हैं, राइट। इसलिए आपको हिप थ्रस्ट नहीं करना, पर ये बहुत ही फैंसी वर्कआउट है, बहुत ही ट्रेंडिंग वर्कआउट है, पर आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, एनर्जी अपना वेस्ट नहीं करना। गुड मॉर्निंग और बैक एक्सटेंशन, गुड मॉर्निंग ये होता है जिसमें बारबेल यहाँ रख के, ये जैसे आप ये करते हैं ना स्टिप लेग डेडलिफ्ट करते हैं, उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ हिप जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, घुटना लॉक है। इसमें भी गुड मॉर्निंग बारबेल में क्या हो रहा है, आपका घुटना पार्शियली थोड़ा सा घुटना मूवमेंट होएगा, लेकिन हिप का ज़्यादा डोमिनेंट मूवमेंट रहता है, और बारबेल को यहाँ रख के आगे की तरफ झुकते हैं ऐसा, ओके, ये वाला मूवमेंट करते हैं। इसको गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जापानीज लोग ऐसा मूवमेंट करते हैं वो गुड मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा, और ये सेम मूवमेंट मिमिक्री होता है, इसलिए इसको गुड मॉर्निंग नाम दिया। तो गुड मॉर्निंग में क्या हो रहा है, बैक एक्सटेंशन जैसा होता है, लेकिन ज़्यादा वेट यहाँ रख के जब आप आगे बेंड करते तो वेट आगे कोलेप्स होएगा, आप ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते। और यहाँ से लेके यहाँ तक पार्शियली थोड़ी रेंज में बेंड कर सकते हैं, लेकिन ये रेंज उतना इफेक्टिव है जितना बॉटम रेंज है, इसलिए आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपके पास डेड लिफ्ट का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद अब बैक एक्सटेंशन, ये बिगिनिंग लेवल और इंटरमीडिएट लेवल का एक्सरसाइज है। बैक एक्सटेंशन मतलब ये वाला मूवमेंट होता है, इसको भी 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये इसका डाउनग्रेड है। समझो आप डेड लिफ्ट है, पहले हम बैक एक्सटेंशन स्टार्ट करते हैं, बैक एक्सटेंशन पे जब मसल हम बैक का स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं थोड़ा, तो डेड लिफ्ट पे मूव हो जाते हैं, फिर आपको बैक एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बैक में इंजरी हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी रिहेब प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो बैक एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो पहला दिन का जो चार्ट है, पहला दिन आपका सुपर एडवांस लेवल के वर्कआउट शेड्यूल में जो हम पहला दिन और दूसरा दिन दोनों दिन लेग्स का होता है, उसको जो हमने स्प्लिट किया है, पहले दिन में क्या क्या होएगा ये हमने आज पूरा स्टडी किया है, ओके। पहला दिन में हम क्वाड्रिसेप मसल, अपर थाइज और ग्लूटियल, आपके ग्लूट्स को दोनों को ट्रेन करने के जितने भी वेरिएशंस हैं उनमें से कौन सा वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज हमने आज लिया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो ये रहेगा हैमस्ट्रिंग और काफ का। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम ये सेकंड वाला कवर करने वाले हैं। आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ये कल होएगा, ठीक है। इस तरह से हम एक एक चैप्टर करके पूरा एडवांस लेवल, सुपर एडवांस लेवल का पूरा चार्ट ये 5 या 6 दिन में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो अभी आपको ये ख़त्म होने के बाद में आपको पूरा समझ में आ गया है कि ट्रेनर लोग कैसे आपका चार्ट बनाते हैं एक्सरसाइज का। अगर आप किसी भी जिम में जा रहे हैं और वहाँ पे जिम वाले आपको चार्ट बना के दे रहे हैं, तो आप वो चार्ट देख के और अपना वर्कआउट का देख के एक्सपीरियंस कि आप इंटरमीडिएट हैं, बिगिनर हैं, एडवांस, सुपर एडवांस, उससे आप कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं कि चार्ट में जितने भी एक्सरसाइज उसमें से कितनी एक्सरसाइज एकदम ख़राब है, लेस इफेक्टिव है, कितनी एक्सरसाइज मोस्ट इफेक्टिव। इससे आप जज कर सकते हैं कि वो जो चार्ट है वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, या फिर आपको खुद को कस्टमाइज़ करना है उसमें। क्योंकि अगर आपने ये सारे लेक्चर देख लिए पिछले 10-15 लेक्चर, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि चार्ट कैसे बनाते हैं एक्सरसाइज का हर एक लेवल पे, चाहे वो बिगनिंग लेवल हो गया, इंटरमीडिएट लेवल हो गया, एडवांस लेवल हो गया, अभी ये सुपर एडवांस लेवल हो गया। तो किसी भी टाइप का, किसी भी लेवल का वर्कआउट रहेगा, आप अपना खुद का वर्कआउट चार्ट बना सकते हैं, अगर आपको ये इजीली समझ में आ गया था। ओके गाइस, तो ये अपना आज पहला दिन खत्म हो गया। हम कल ये वाला स्टार्ट करने वाले हैमस्ट्रिंग काफ, इसके लिए आपको अगला लेक्चर अटेंड करना रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।